गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत करता हूं। 23 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जानेंगे आज के अखबारों से क्या टॉप 10 MCQ बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे साथ आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब बढ़ते हैं साथियों आज के अपने पहले सवाल की ओर। आज का अपना पहला सवाल है कि सुर्खियों में रहा भारतीय स्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। CCI एक संवैधानिक निकाय है? जी नहीं, CCI एक असंवैधानिक निकाय है। दरअसल ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है साथियों। तो CCI एक संवैधानिक निकाय ना होके एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। CCI की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी, ये भी सही है। CCI एक बहुसदस्यीय निकाय है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि CCI जो है एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक और संवैधानिक में क्या अंतर है साथियों? दरअसल कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होगा और स्टैट्यूटरी कैसे होगा? अगर कोई प्रावधान संसद के द्वारा संविधान बना के किया जाए तो संवैधानिक होता है, और अगर उसका भारत के संविधान में उल्लेख कर दिया जाए, संशोधन करके किसी आर्टिकल का हिस्सा बना दिया जाए तो संवैधानिक हो जाता है। देश में अधिकतर कानून संसद ही बनाती है, तो संसद जिन कानूनों को बनाती है वो संवैधानिक होता है। अगर उस कानून का उल्लेख भारत के संविधान में कर दिया जाए तो संवैधानिक हो जाता है। जैसे GST, हमको पता है GST का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया, तो GST एक संवैधानिक निकाय है। लेकिन संसद किसी ऐसे कानून को बनाए जिसका उल्लेख संविधान में ना हो, इतर अलग से कानून बनाए, वो होता है संवैधानिक। तो इसीलिए CCI जो है एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। बात CCI की करें साथियों, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जो स्थापना हुई है वो एक अधिनियम 2002 में लाया गया था, उसके तहत हुई है। ये बहुसदस्यीय निकाय है, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। आज का दूसरा सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। राज्यसभा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारत के 8 राज्यों में राज्यसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन है, जी हाँ सही है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये गलत है। राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, ये भी सही है। और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है 245 है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इनकरेक्ट आंसर। बात अगर राज्यसभा करें साथियों, राज्यसभा का उल्लेख भारत के संविधान में आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा जैसे मैंने बताया आपको, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, आप समझ लीजिएगा। उच्च सदन है, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल जो है साथियों वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का जो हेड होते हैं, जो सभापति होते हैं, वो होते हैं उपराष्ट्रपति। जैसे वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ साहब हैं। तो जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति भी हैं। जबकि एक राज्यसभा में महत्वपूर्ण पद होता है उपसभापति का। उपसभापति का राज्यसभा के सदस्यों के मध्य चुनाव होता है। वर्तमान में उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह साहब हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, जगत प्रसाद नड्डा, ये राज्यसभा में सदन के नेता हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं।
आगे अगर साथियों हम राज्यसभा के बारे में बात करें तो हमने जैसा बताया कि राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत होता है। अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में सुर्खियों में था पेरिस समझौता। क्यों था, अभी हम आपको बताएंगे। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है यानी सही है। पेरिस समझौता जो है वो अवैध खनन पर प्रतिबंध से है, जी नहीं। पेरिस समझौता जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ये नहीं हो सकता। इसे 2009 में आकार दिया गया, जी नहीं। पेरिस समझौता जो हुआ था वो 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, तो ये भी गलत है। भारत इस समझौते का सदस्य नहीं है, तो भारत इस समझौते का सदस्य है। और पेरिस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा को अपनाया गया, ये सही है। तो साथियों पेरिस समझौता जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांस की अध्यक्षता में हुआ, जहां पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों के द्वारा कस्में वादे लिए गए। और यहीं पे भी अंतर्राष्ट्रीय सोलर एनर्जी को अपनाया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे इमैनुअल मैक्रोन साहब आज भी हैं, उनके मध्य में एक करार हुआ। और इस करार का नतीजा निकला कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर आपको हरियाणा के गुरुग्राम में मिलेगा। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता यानी SSA सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पे साइन किया है। जर्मनी के साथ, यूक्रेन के साथ, स्वीडन के साथ या पोलैंड के साथ। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस समय 2 देशों के दौरे पे हैं, पोलैंड और यूक्रेन। कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो पोलैंड की जो राजधानी वार्सा है वहाँ पे पोलैंड के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के मध्य सामाजिक सुरक्षा समझौता किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी उपकरणों के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। रिलायंस ग्रुप इंडस्ट्रीज के साथ, टाटा स्टील के साथ या BIPL के साथ या HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, BIPL के साथ भारतीय नौसेना ने समझौता किया है स्वदेशी उपकरणों के लिए। भारतीय नौसेना की बात करें साथियों तो ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश काल में ये 1612 में स्थापित कर दिया गया था। लेकिन स्वतंत्र भारत की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तब सुचारू रूप से ये भारत के संविधान के अंतर्गत आया, यानी भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी जो अपना स्थापना दिवस मनाता है वो 26 जनवरी को नहीं मनाता। भले ही 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई हो, लेकिन भारतीय नौसेना जो अपना स्थापना दिवस मनाता है साथियों वो मनाता है 4 दिसंबर को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन नेवी डे। और इंडियन नेवी की वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अगर उनकी बात करें तो एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। जबकि भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष की बात करें तो वाइस एडमिरल संजय जसजीत हैं। संजय जसजीत साहब जो वाइस एडमिरल हैं। नौसेना में क्या होता है कि अधिकारियों को एडमिरल कहा जाता है, तो एडमिरल आर हरि कुमार जी इस समय भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय नौसेना अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, दोबारा याद कर लीजिए, 4 दिसंबर को। और जबकि थल सेना की बात करें तो 15 जनवरी को मनाता है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में किस राज्य ने अनुराधा पोटवाल को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। लता मंगेशकर पुरस्कार
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महान गायक मान सकते हो आप अनुराधा पोटवाल जी को, जितने भी भक्ति गीत आरती हुई है लगभग सबको अनुराधा पोटवाल जी ने गाया है, और भारत के फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा इनका संगीत और गीत के जगत में, और इन्हें महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हम सभी जानते हैं साथियों कि महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई, और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के जो मुखिया भी हैं। जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच हुआ था तो शिवसेना को 2 गुटों में बांट दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब वर्तमान में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र की स्थापना की बात करें साथियों तो 1 मई 1960 को हुई थी। 1 मई 1960 को पहले एक राज्य हुआ करता था बॉम्बे। फिर 1 मई 1960 को भाषा के आधार पर बॉम्बे को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी के भाषा के आधार पर महाराष्ट्र। तो दोनों राज्यों की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर पहले राज्य की स्थापना जो हुई थी वो था आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में कई प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, जिसमें टडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गंगावल राष्ट्रीय उद्यान। ये वो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। साथियों टडोबा जो है एक टाइगर रिजर्व भी है, नवेगांव भी एक टाइगर रिजर्व है। अगर मैं देश में टाइगर रिजर्व की बात करूं तो वर्तमान में देश में जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या है 55। जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है ये देश का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, 55वां टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है जो आपको मिलेगा उत्तराखंड में, ये देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और पहला टाइगर रिजर्व भी था। साथियों अगर महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व अन्य टाइगर रिजर्व की बात करें तो मेलाघाट टाइगर रिजर्व मिलेगा, बोट टाइगर रिजर्व साथियों इस देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, श्री सैलम नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो है वो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। जबकि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है वो बोट टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में है। सह्याद्री आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की चोटियां हैं, उसी के नाम पे एक और टाइगर रिजर्व है जिसे हम सह्याद्री टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। बात अगर साथियों हम नेशनल पार्क की करें तो वर्तमान में जो नेशनल पार्क है उनकी संख्या है 106। देश में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है रायमोना नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा वो असम में मिलेगा। इससे पहले जो 105वां राष्ट्रीय उद्यान था वो था दिहंग पटकई, वो भी असम में बनाया गया था। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क जो आपको इस समय वर्तमान में लद्दाख में मिलेगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में फैला हुआ है। ये जो है ये राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि साउथ बटन नेशनल पार्क जो आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछे कि देश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है तो केमलेमजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, केमलेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये आपको मणिपुर में मिलेगा। ये देश का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। और देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन था अगर आपसे पूछे तो देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था कच्छ नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा गुजरात में। महाराष्ट्र में आपको 5 प्रमुख यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेंगे। वर्तमान में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो संख्या है साथियों वो आई थिंक 43 है, चेक कर लेंगे हम बाद में आपको क्लियर कर देंगे। 43 है आई थिंक, जिसमें 5 जो महत्वपूर्ण यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं वो आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, जिसमें अजंता की गुफा, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, विक्टोरियन गोथिक और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये 5 वो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं जो महाराष्ट्र में हैं। यूनेस्को की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। पेरिस जहां हाल ही में अभी
2024 में ओलंपिक हुआ, जहां भारत का स्थान रहा 71वां। और पेरिस जो साथियों स्थित है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय ने की है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खनन मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। हाल ही में खनन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की, तो सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है साथियों कि पेरिस पैरा ओलंपिक उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दें साथियों पेरिस ओलंपिक के बारे में कि जो पेरिस ओलंपिक है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुआ भी। अब वहीं पे पैरा ओलंपिक भी होगा। एक समर ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। ओलंपिक दो प्रकार के होते हैं, एक विंटर ओलंपिक होता है, एक समर ओलंपिक होता है। ये समर ओलंपिक है। तो पेरिस में पैरा ओलंपिक उद्घाटन मैच में जो 8 अगस्त से लेके 8 सितंबर के बीच में होगा, 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर के बीच में होगा। 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर के बीच में पेरिस में पैरा ओलंपिक गेम होंगे। इस पैरा ओलंपिक में जो भारतीय ध्वजवाहक होंगे वो हैं सुमित अंतिल, महान पैरा भाला फेंक जो खिलाड़ी हैं देश के। इन्हें पेरिस ओलंपिक के पैरा गेम में भारतीय ध्वजवाहक का कार्यभार सौंपा गया है। देवेंद्र झझरिया को आप लोग जानते होंगे, मनीष नरवाल, सुमित अंतिल, ये सभी पेरिस ओलंपिक में भाग लेंगे। इनसे पदक की उम्मीद है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक नहीं था, दूसरा वाला था, उसमें शुभारंभ में उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे? तो एक तो भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जी और बैडमिंटन खिलाड़ी शरत कमल। तो शरत कमल और पीवी सिंधु ये दो खिलाड़ी थे जो पैरा ओलंपिक में नहीं, जबकि इससे पहले जो ओलंपिक हुआ है उसमें ध्वजवाहक थे। और समापन की बात करें, जब खत्म हो रहा था उस समय ध्वजवाहक कौन थे? तो उस समय ध्वजवाहक थे एक तो मनु भाकर थी जो ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती। और इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर थे PR राजेश जी, तो PR श्री राजेश ये और मनु भाकर ये समापन में ध्वजवाहक थे। उद्घाटन में पीवी सिंधु और शरत कमल जी थे। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के किस आदेश को पलट दिया है? बाल विवाह से संबंधित, दहेज प्रथा से संबंधित, शारीरिक स्वतंत्रता से संबंधित, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शारीरिक स्वतंत्रता से संबंधित। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि लड़कियों को अपनी सेक्स करने की जो इच्छा है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के इस डिसीजन को रद्द कर दिया। साथ ही कहा यह किसी भी बालिग लड़की के मौलिक अधिकार का हनन है और इस तरीके से शारीरिक स्वतंत्रता से संबंधित जो आदेश था कलकत्ता हाई कोर्ट को, उसको निरस्त कर दिया, उसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक भारत के संविधान में भाग 5 में इसका वर्णन है। तो भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 के मध्य सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं DY चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी इस समय 50 नंबर के जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है साथियों और आखिरी सवाल आज का कि सुर्खियों में रहा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये भी सुर्खियों में था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हिल्टन कमेटी के सुझाव पे हुई। जी हाँ, हुई। सर ओसबोर्न जो थे भारतीय रिजर्व के पहले गवर्नर थे। जी हाँ, थे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में है। जी नहीं। जब भारतीय रिजर्व बैंक बना था 1935 में, तब कुछ समय के लिए इसका मुख्यालय कलकत्ता में था
बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया मुंबई। तो वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट आंसर। और 1982 में डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे। जी बिल्कुल सही। पूर्व प्रधानमंत्री देश के मनमोहन सिंह जी 1982 में आरबीआई के गवर्नर थे। साथ ही मैं आपको बता दूं ये देश में वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो साथियों ये थे आज के टॉप 10 एमसीक्यू। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। हमारे साथ अभी तक नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को, और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। कोई शिकायत कोई सुझाव है तो आप उसे भी साझा करें। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।